जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्ट्रीम। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसके सेट नंबर 19 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला क्या? कुंभ मेला एक होता है महाकुंभ, दूसरा होता है कुंभ और एक होता है अर्धकुंभ। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको पूछा गया है कि कुंभ मेला जो है वो किस वर्ष आयोजित होगा। तो ये होगा 2028 में। कब होगा? 2028 में। कुंभ मेला जो है वो हर 12 वर्षों के बाद में लगता है, लेकिन महाकुंभ जो है वो 144 वर्षों के बाद में लगता है। ठीक है, महाकुंभ जो है वो 4 स्थान पर लगता है: नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। ठीक है, महाकुंभ जो लगा था अभी वर्तमान समय में, अभी कुछ टाइम पहले, तो ये प्रयागराज में लगा था। क्या? महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में लगा था। जो कितने दिन चला था? तो ये 45 दिन जो है ये चला था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई थी। महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। और 76वां जिला किसको माना गया था? तो महाकुंभ क्षेत्र को माना गया था। इसमें एक रेडियो चलाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? तो कुंभवाणी एफएम चैनल जो है इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य को में कलाकार जो है वो पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य जो होता है इसमें बेलनाकार नामक जो ड्रेस है वो पहनी जाती है। ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है जागोई, दूसरा होता है चोलोम। ठीक है, कौन से 2 भाग होते हैं? एक होता है जागोई, दूसरा होता है चोलोम। और ये किससे संबंधित है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी के जनक किसको कहा जाता है? तो निंगथो चिंगथांग को कहा जाता है। जो मणिपुर में मणिपुरी एकेडमी है, पीटी जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी एकेडमी, ये कहाँ पर है? तो ये भी मणिपुरी में है। गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना भी कहाँ हुई थी? तो ये मणिपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने की कला जो है किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो घरों के बाहर जो फर्श पर सजाने की कला है ये होती है तमिलनाडु में, और इसको कहा जाता है कोलम। क्या कहा जाता है? कोलम कहा जाता है। मधुबनी और मिथिला, मधुबनी का नाम ही मिथिला है। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? तो ये जो पेंटिंग है वो बिहार में मनाई जाती है। वर्ली जो कि महाराष्ट्र की है, मेहंदी ये राजस्थान की है, कोबलर ये झारखंड की है, मंजूसा ये भी बिहार की है। मिथिला, मधुबनी, मंजूसा ये कहाँ की है? बिहार की है। पिछवी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ की है? राजस्थान की। और चित्तारा की बात करते हैं, ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। ठीक है, वारली कहाँ के? वारली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि महाराष्ट्र की है। ठीक है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो किया गया था। विलियम जोन्स ने किसका किया था अंग्रेजी में अनुवाद? तो अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। मैक्स मूलर ने कालिदास की मेघदूतम का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, महाभारत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ये के.एम. गांगुली ने किया था। रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो R.T.H. ग्रिफिथ ने किया था। पुराण का जो कि विष्णु पुराण जिसको हम कहते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हेमन ने किया था। उपनिषदों का फारसी में किसने किया था? तो ये सीर अकबर के द्वारा उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है ये दारा सुको के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल अवार्ड को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1901 से होती है। कब से? 1901 से होती है। और ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रासायनिक, तीसरा होता है गणित, चौथा होता है शांति का, और 5वां होता है लिटरेचर यानी कि साहित्य का। ठीक है, और जिसको ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है। और 6वां जो है ये इकोनॉमिक्स वाला कब जोड़ा गया था? तो ये 1969 में इसको जोड़ा गया था 6 वाले को। ठीक है, और 1901 से जो है वो 5 फील्ड में दिया जाता है। टोटल अगर ओवरऑल बात करें कि कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 6 श्रेणियों में हम इसकी बात करेंगे। अगर ऑप्शन में आएगा तो कितना लगाएंगे? तो हम 6 लगाएंगे। ठीक है, 1901 से 5 में दिया गया, और 1969 से जो है वो इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया। प्रथम भारतीय को कब दिया गया था? तो नोबेल अवार्ड जो है वो 1913 में दिया गया था।
नोबेल की घोषणा कब होती है? तो ये 8 अक्टूबर को की जाती है। नोबेल की किस किस व्यक्ति को नोबेल दिया जाएगा और प्रदान कौन करती है? तो ये स्वीडन की सरकार जो है ये इसको दिसंबर में प्रदान करती है। किसको? नोबेल अवार्ड को किसकी सरकार करती है? तो स्वीडन की सरकार जो है वो करती है, शांति वाले को छोड़कर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी को इंटरपोल को ही कहते हैं, ठीक है। किसको? इंटरपोल को। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 196 देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में होती है। किसकी स्थापना? इंटरपोल की, ठीक है। नाटो की बात कर लेते हैं तो नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1949 में होती है। इसमें 32 देश हैं और 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। किसमें? नाटो में, ठीक है। आदित्य L1 जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन था, इसे L1 का, इसमें L1 से क्या अभिप्राय है? L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। क्या होता है? लैग्रेंजियन पॉइंट, इसका मतलब होता है L1 का। ये आदित्य L1 जो है ये इसरो के द्वारा भेजा गया था। कब? 2 सितंबर 2023 को। और कौन सी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान कौन सा था? तो ये इसरो के द्वारा 4 सदस्यों को इसमें भेजा गया था, जो कि था गगनयान। कौन सा था? गगनयान। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये है कौन? रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रूप सिंह स्टेडियम में 200 रन बनाए थे। कितने? 200 रन बनाए थे। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो कि 18 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि साबरमती से दांडी यात्रा जो कि नवसारी में स्थित है इतनी चली थी, जिसकी लंबाई जो है, जो पदयात्रा हुई थी ना, जो आपने पहले पुराने नोटों में देखा होगा, ठीक है, ये 241 मील का मतलब होता है 385 किलोमीटर तक ये यात्रा हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। किसके नेतृत्व में? तो अब्बास तैयब इसके बाद इसका नेतृत्व कर रहे थे जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इनके साथ में कितने सहयोगी चले थे? तो 78 सहयोगी जो है वो सबने अवज्ञा आंदोलन में चले थे और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में नेतृत्व जो है वो अब्बास तैयब करते हैं, ठीक है। और इनके बाद जो है वो सरोजनी नायडू, जिन्हें 1925 में INC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इसके बाद में ये जो है इसकी अध्यक्षता करती है, ठीक है। महिला कौन थी इनमें? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय और S नायडू जो है इनमें 2 फीमेल्स थी। किसमें? ये जो 78 सहयोगी इनके साथ में चले थे इसमें। आगे चलते हैं कि इसी तर्ज पर कौन सा जो आंदोलन है या मार्च है हुआ था? तो ये था वेदारण्यम मार्च जो है ये C राजगोपालाचारी के द्वारा चलाया गया था और C राजगोपालाचारी को ही भारत का पहला भारत रत्न मिलता है। किसको? C राजगोपालाचारी को। अधिवेशन जिसमें ये पारित हुआ, तो ये अधिवेशन कौन सा होता है? तो लाहौर अधिवेशन होता है। कब? 1929 में ये लाहौर अधिवेशन होता है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930-31, दूसरा हुआ था 31-31 और तीसरा हुआ था 32। ऐसे नहीं पूछते पहला कब हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में और तीसरा कब हुआ था 1932 में, ठीक है। दूसरा जो हुआ था इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस से कौन थे? गांधी जी जो है ये कांग्रेस से थे और ये किस जहाज से आए थे? तो ये राजपुताना जहाज से गए थे। कौन? आए नहीं थे, गए थे। कौन? गांधी जी, ठीक है। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो है वो गांधी जी के द्वारा किए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें प्रधानमंत्री जो थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये जो है इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटिश के PM के रूप में उस समय काम कर रहे थे, ठीक है। किस कार्यक्रम से पहले
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में, दिल्ली समझौता भी इसको कहते हैं, इसमें 11 मांगे रखी गई थी। तो गांधी इरविन समझौता जो है इस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। आईएनसी के प्रतिनिधि कौन थे? तो आईएनसी के प्रतिनिधि उस समय महात्मा गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्ध नग्न फकीर जो है वो मिस्टर चर्चिल के द्वारा कहा गया था। गांधी इरविन समझौता जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में होता है कब? 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? 1931 में। पहला 1930 में और तृतीय 1932 में। ठीक है। पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौता जो है ये 1932 में होता है। कब? 1932 में। इसमें महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर इसमें हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर जो है ये यरवदा जेल में बंद थे और महात्मा गांधी जो है इनके पास में जाते हैं और अपने साथ में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन अम्बेडकर जो है इसमें अपनी एक शर्त रखते हैं, जिसमें जो समझौता होता है वो होता है पूना समझौता। कब? 1932 में। ठीक है। और महात्मा गांधी जो है इसमें मान जाते हैं। सीटें कितनी थी? तो सीटें जो है ये 71 से बढ़कर जो है 148 सीटें हो जाती हैं। ठीक है। सांप्रदायिक पंचांग घोषणा कब होती है? तो ये होती है 16 अगस्त 1932 को। और समझौता कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 को होता है। ये लेकर कौन आया था सांप्रदायिक पंचांग घोषणा? तो ये आर मैकडोनाल्ड जो है ये लेकर आते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो राजनीतिक दल जो है उस समय लेबर पार्टी, इंग्लैंड में जो उसके पीएम जो थे लेबर पार्टी के वो थे क्लीमेंट एटली। और इसकी स्थापना लेबर पार्टी की होती है 1900 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है ये कब आता है भारत? तो 1946 में ये भारत में आता है। और इसकी रिपोर्ट कब सौंपी जाती है? तो 16 मई 1946 में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, और स्ट्रोफेड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इनके द्वारा जो है वो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया जाता है। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो इसमें बहुदलीय प्रणाली शामिल है। इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये भी यहाँ पर भी बहुदलीय प्रणाली है। कहाँ कहाँ पर? जापान, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में, जैसे भारत में है। ठीक है। द्विदलीय कौन सी है? जहाँ पर सिर्फ दो लोग ही लड़ने के लिए, मतलब दो पार्टियाँ ही हों। देखो यूएसए में एक तो लेबर पार्टी हो गई। ठीक है। और इंग्लैंड में भी दो हैं और न्यूजीलैंड में भी दो हैं। एक दलीय कौन? मतलब सिर्फ वहाँ पर जो मतलब एक ही लोग, मतलब जैसे वंशानुगत टाइप के होते ना, कि उससे उस पर्सन को गद्दी दी जाएगी। तो ये चीन और रसिया में ऐसा होता है। एक दलीय कहाँ पर है? तो चीन और रसिया में है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो कम्युनिस्ट सरकार जो है ये केरल राज्य में बनती है। कब? 1957 में। विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 140 विधानसभा की सीटें थी। और भारत का लिंगानुपात भारत का नहीं, केरल का लिंगानुपात कितना है? केरल में विधानसभा सीटें 140 हैं और केरल में जो लिंगानुपात है वो है 1000 पर 1084 फीमेल्स। पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो है, जो कि जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्हें पहले गैर पीएम के रूप में चुना गया था 1977 में। कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये गृह मंत्री बने थे। और पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर भी इनको चुना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कृषि मंत्री फर्स्ट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। इनको याद रख लेना कि पहले कौन बने थे? पहले गृह मंत्री, पहले रक्षा मंत्री, पहले वित्त मंत्री। ठीक है। वित्त मंत्री को बहुत ज़्यादा याद रखना है और रक्षा मंत्री को भी याद रखना है। वित्त मंत्री कौन बने थे? तो षणमुखम शेट्टी बने थे। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण है। ठीक है। 1 फरवरी को जो है वो बजट पेश इनके द्वारा किया जाता है। कानून मंत्री कौन बने थे? तो बी.आर. अम्बेडकर को याद रखना है। और 14 अप्रैल कल थी, इनके जन्म दिवस के रूप में इनको मनाया गया था। ठीक है। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जो है इनको चुना गया था। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर जो है ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पहली बार जो है इन्हें चुना गया था। भारतीय संविधान और
विधायिका में इनके प्रकटन के अनुसार अधिनियम और नीतियों का कालानुक्रम क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो कि सूचना का अधिकार कब आता है? ये 2005 में आता है सूचना का अधिकार, ठीक है। एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि सूचना का अधिकार होता है। एक होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार जो है ये 2009 में आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। संसद में इसमें 2009 में आता है और लागू इसको 2010 में किया जाता है। राष्ट्रपति इसमें कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है इस समय राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आता है? तो संसद में इसको 12 मई 2005 को आता है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी 15 जून 2005 को होती है और लागू जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को कर दिया जाता है। इस समय राष्ट्रपति जो है वो APJ अब्दुल कलाम है और PM जो है वो मनमोहन सिंह है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आता है? तो ये 2019 में आता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। लौंग उत्पादन में तंजानिया सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है और जिसकी राजधानी जो है तंजानिया की कौन सी है? तो डोडोमा इसकी राजधानी है। सबसे ऊंचा की बात कर लेते हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके बाद में है अकानकागुआ, ये साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। मैकिन्ले ये USA का है, जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। किलिमंजारो ये अफ्रीका में स्थित है, ये तंजानिया का है, ठीक है। किलिमंजारो अभी ये बात हो चुकी है, तंजानिया में स्थित है। अल्बुर्क ये यूरोप देश का सबसे बड़ा है, जो कि रशिया में स्थित है। विंसन मैसिप ये अंटार्कटिका में स्थित है। कोस्यूको ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स में ये पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप पर स्थित है। 49वीं समांतर रेखा की बात कर लेते हैं, जो कि USA और कनाडा के बीच में स्थित है। 49वीं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं तो ये 38वीं समांतर रेखा है। मैगिनॉट की बात कर लेते हैं तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं तो ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में स्थित है। ये RPF के एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। 8 की बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9वीं की बात कर लेते हैं तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 20वीं की बात कर लेते हैं तो सूडान और लीबिया के बीच में स्थित है। 17वीं समांतर रेखा की बात कर लेते हैं तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में ये स्थित है 17वीं समांतर रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफ कहते हैं। और जलवायु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जियोमोग्राफी क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान जो है इसके अध्ययन को कहते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो इसी की लगती है, पश्चिम बंगाल की। कितनी? 2217 किलोमीटर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 100 बीघा कॉरिडोर समझौता हुआ था। इनके बीच में ट्रेन जो है वो बंधन और मैत्री और मिताली, ये 3 ट्रेनें चलती हैं। बीघा कॉरिडोर समझौता जो हुआ था इसमें 100वां संविधान संशोधन किया गया था। किसमें? इंडिया में। मुद्रास्फीति के संबंध में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो C का मतलब होता है कंज्यूमर, P का मतलब होता है प्राइस, I का मतलब होता है इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है, जो कि NSO के द्वारा जारी किया जाता है CPI, ठीक है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। आधार वर्ष इसका क्या है? तो 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है और भविष्य में ये 22-23 तक चलेगी। आर्थिक सलाहकार इसको पेश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को। कौन सा भारत का वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो साख नियंत्रण जो है ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। ये कौन जारी करता है? तो ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन से शामिल है? प्राथमिक घाटा शामिल है, राजकोषीय घाटा शामिल है, राजस्व घाटा शामिल है और प्रभावी राजस्व घाटा इसमें शामिल है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कौन सा PM गति शक्ति जो योजना चलाई थी, PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। तो आर्थिक विकास के 7 इंजन कौन कौन से हैं? बंदरगाह, सड़क, रेल, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, विमान
और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? तो संचार जो है इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल है उनको याद रखना है, ठीक है। बंदरगाह, परिवहन, सड़क, रेल, जलमार्ग, विमान और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। किसमें? पीएम गति शक्ति योजना में। ये इसको लॉन्च कब किया गया था? तो ये 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ, और ये 1986 में बनकर तैयार हुआ था, जो बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में सर्वप्रथम इसको वहाँ पर स्टेबलाइज किया गया था काम करने के लिए। प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो, निर्मित और पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर में दोनों में अलग है, ठीक है। परम 8000 के फादर किसको बोला जाता है? तो विजय भटकर को बोला जाता है। ये 1991 में बनता है। नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। दुनिया का सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर यूएसए में जो कि बना था इसको कहा जाता है। 2022 का कौन सा है? तो 2022 का सुपर कंप्यूटर जो है वो फुकाकू जो कि जापान का था, इसको माना जाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।